कैसे हो भाई साहब? बढ़िया बढ़िया। जल्दी आ जाओ भाई। यस बेटा यस। आगे साहब। स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने तुम्हें एक बात बताई थी। कल मैंने इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखा दिया था, बोलो हाँ या ना? कल सब बच्चे इक्विवेलेंट वेट समझ गए थे कैसे निकालते हैं? सब बच्चों को आगे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है बोलो। तो ये सिंपल है, बताओ। आसान था, बोलो फटाफट बताओ। कल हमने इक्विवेलेंट वेट हर एक केस का निकाल लिया था, बोलो। हाँ बहुत बढ़िया बच्चों। अब ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें एक टर्म समझाने वाला हूं जिसका नाम है इक्विवेलेंट वेट। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो टर्म बताने जा रहा हूं अपने आप में इंपॉर्टेंट टर्म है, लेकिन जो मैं आज बेसिक डेफिनेशन समझाने वाला हूं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट हमारा वही पार्ट है जो हमने कल किया था। जो हमने कल क्या किया था, हमारा इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता था? मोलर वेट या मोलर मास बाय एन फैक्टर। बोलो हाँ या ना, बोलो। लेकिन एक बार बेसिक समझना जरूरी है, इसका मतलब क्या है? सुन रहे हो? इसका बेसिक समझना जरूरी है। तो हमने क्या किया, ध्यान से सुनना। हमने क्या किया, माना, ध्यान से सुनना, एज्यूम किया मेरा जो इक्विवेलेंट वेट है, ध्यान से सुनना, वो हाइड्रोजन का वन है। हमने ले लिया इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का वन। अब एक बात ध्यान से सुनना, बहुत मतलब ये लगा लो ये ना कंफ्यूजिंग चीज है, इसलिए हम इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन हमें इसी से करने हैं। बेसिक डेफिनेशन क्या है समझना है एक बार, तो क्योंकि बेसिक्स तो क्लियर होना मांगता ही मांगता है, समझ रहे हो ना? बेसिक के बिना तो मैं आगे चलता भी नहीं, लेकिन इसमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना हमें, समझ रहे हो? इसको एक बार समझेंगे फिर आगे निकल लेंगे इसको छोड़ के। समझ गए? बोलो सब बच्चे।
सब बच्चे समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझेंगे, लेकिन यूज हमें इसको इतना नहीं करना, हमें यूज इसको इस फॉर्मूले से ही करना। हाँ बेटा, मास और वेट एक ही बात है, केमिस्ट्री में ये ना सोच लेना सर आपने तो इक्विवेलेंट वेट लिख दिया, मोलर मास लिख दिया, एक ही बात है, ठीक है, तो दोनों में फर्क नहीं है ज्यादा। मैंने क्या बोला, जल्दी बोलो अभी। मैंने माना, ध्यान सुना हरसिमरन बेटा, मैंने कल ही बता दिया था रिडोक्स का एन फैक्टर अभी रिडोक्स रिएक्शन में कराऊंगा जब स्टार्ट होगा, अभी तुम्हें पता ही नहीं अभी रिडोक्स क्या होता है, सुनो अभी एन फैक्टर जो जो समझा रहा हूँ वो समझो बस। मैंने मान लिया हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट है 1, क्या मान लिया, इक्विवेलेंट वेट 1, ध्यान सुनना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब अगर मुझे किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या हो गया, वो स्पीशीज जो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी, या 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगी, या 1 ग्राम हाइड्रोजन मुझे प्रोडक्ट देगी। समझ रहे हो, दोबारा बोलता हूं, देखो इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट है किसी भी सब्सटेंस का वो वेट, हिंदी में लिख रहा हूं, वो वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन को 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ या तो क्या करेगा, रिएक्ट, या कर देगा उसको डिस्प्लेस, या कर देगा प्रोड्यूस। बोलो इतनी बात समझ रहे हो। एग्जांपल समझो, एग्जांपल से समझ आएगा, वो ज्यादा जरूरी है, एग्जांपल समझो। मान लो मैंने बोला इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन बताओ, क्या बोला मैंने, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन किसमें, इन H2O, किसमें, इन H2O, ध्यान से समझना। मुझे बताओ इसका टोटल मास कितना होता है, टोटल मास होता है 18 ग्राम, बोलो हाँ या ना, ठीक है, उसमें से 2 ग्राम कौन होता है, हाइड्रोजन, बोलो हाँ या ना, बाकी की 16 ग्राम कौन होता है, ऑक्सीजन, बोलो समझ रहे हो। बोलो मैं क्या बोल सकता हूं, 2 ग्राम के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन, बोलो तो 1 ग्राम के साथ कितना करेगा, 1 ग्राम के साथ बोलो 1 ग्राम के साथ कितना करेगा, जल्दी बोलो भाई, कितना करेगा, बोलो 8। तो मेरा 8 जो आया है 8 ग्राम, वो ऑक्सीजन का क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट, बोलो समझ गए। याद करो हमने कल भी निकाला था इक्विवेलेंट वेट 8 आया था ना। वैसे एन जो इक्विवेलेंट वेट है वो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है, लेकिन बेसिक टर्म समझनी है, ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो, बोलो बोलो इतनी बात समझ गए, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट देखना, ध्यान रखना, एक बात और लिख लो, इक्विवेलेंट वेट फिक्स नहीं होता, क्या फिक्स नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। वो जैसे एटॉमिक वेट होता था फिक्स होता था, इक्विवेलेंट वेट तुमने यहां पर भी देख लिया एन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, समझ रहे हो, कल भी मैंने बताई थी ये बात, एन फैक्टर बदल जाता था तो ये भी बदल जाता था, तो यहां पर भी मैं यही बात समझाना चाह रहा हूं। एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, मान लो मुझे निकालना इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन, अब तुम निकालोगे इन सबसे पहला NH3, दूसरा N2H4, मुझे बता दो इसमें इक्विवेलेंट वेट कितना है, इसमें इक्विवेलेंट वेट, सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, बोलो फटाफट। दोबारा बोलो, बस बेसिक है, एक बार समझना है। मुझे बताओ इसमें मैं क्या बोल सकता हूं, ठीक है, 40, या मैं ये बोल सकता हूं 3 ग्राम हाइड्रोजन 14 ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है, बोलो हाँ या ना, तो 1 ग्राम कितने से करेगा, 1 ग्राम, ये मेरा क्या आ गया, नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जितना रिएक्ट कर रहा है, बोलो समझ रहे हो, बोलो, ठीक है। अब इधर बता दो, इधर बता दो, 4 ग्राम के साथ मेरा 28 ग्राम करता है, तो 1 ग्राम का कितना करेगा, बोलो, ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट, बोलो समझ रहे हो। मतलब देखो रिएक्शन बदलती जा रही है, इक्विवेलेंट वेट बदलता जा रहा है, बोलो क्लियर है, बोलो सबको क्लियर है, क्लियर है सबको, सिंपल है ना, मुश्किल तो नहीं लगा, मुश्किल तो नहीं लगा, बोलो। अब एक दो एक और एग्जांपल देख लो, कार्बन का इक्विवेलेंट वेट बताना है, CH4 और C2H4 में इक्विवेलेंट वेट बता दो कार्बन का, फटाफट, आसान लगेगा बेटा, वही बोल रहा हूं, हमें ये बस जितना मैं बता रहा हूं उतना समझना है, बस हमारे न्यूमेरिकल्स में इसका नीड भी नहीं होगी, लेकिन एक बार बस समझना है, ठीक है, इसलिए मैं इसको बाद में करा रहा हूं, ताकि ये ना लगे कि हमें बेसिक नहीं पता, ठीक है। हमें तो शॉर्टकट यही यूज करने होते हैं, ये तो बहुत बेसिक हो जाता है और इससे क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है, ठीक है। पहले में क्या होगा देखो,
4 ग्राम 12 ग्राम के साथ, तो 1 ग्राम कितने के साथ 3 ग्राम, तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया 3। बोलो आगे आगे। अब मुझे बताओ 4 ग्राम 24 ग्राम के साथ, तो 1 ग्राम कितने के साथ होगा 6 ग्राम, तो 6 ग्राम क्या होगा इक्विवेलेंट वेट। बोलो समझ रहे हो। ठीक है बेटा, ये कार्बन क्या है, ठीक है सिंपल है। लेकिन अब बात बताओ, अगर उसके अंदर हाइड्रोजन ही ना हो, सुनो 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 भाई सुनो, अगर उसके अंदर हाइड्रोजन ही ना हो, अगर हाइड्रोजन नहीं होगा फिर मैं क्या करूंगा, सुनो अगर हाइड्रोजन ही ना हो फिर मैं क्या करूंगा, मैं हाइड्रोजन मेरा मान लो भी वो है, ठीक है सिंहासन पे बैठा है राजा, क्योंकि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में देख रहा हूं, जब राजा मरने वाला हो तो वो अपनी गद्दी किसको दे जाता है, किसी को दे जाता है, उसका क्या बोलते हैं, उसको उत्तराधिकारी, बोलो हाँ या ना, ठीक है उसका उत्तराधिकारी। तो अब उसका उत्तराधिकारी बनाने के लिए पहले मैं हाइड्रोजन से उसका निकाल लूंगा, बोलो हाँ या ना, पहले हाइड्रोजन से उसका निकाल लूंगा, बोलो उसका पुत्र जी देखते हैं कौन आएगा। ठीक है मुझे बताओ, हम ये चीज सुनते हैं ना कि ऑक्सीजन के साथ तो लगभग सब रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है ऑक्सीजन का सब फ्रेंडली होते हैं, सुनते हैं ना, ऑक्सीजन बहुत फ्रेंडली नेचर का होता है, वो सबसे दोस्ती बना के रखता है, ठीक है वो ये सारे दोस्त है उसके, ठीक है। तो अगर मैं ऑक्सीजन का, ठीक है निकाल लू, तो ये लिख लेना सबने, बोलो सबने लिख लिया। मुझे बताओ जल्दी बताओ, अगर मेरा H2 है, H2 में ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट बताना, H2 में ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट देखो 2 ग्राम के साथ 16 ग्राम करता है, तो 1 ग्राम के साथ कितना करेगा 8 ग्राम, बोलो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट आ गया, बोलो अगर ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट आ गया तो अब मैं इस 8 के हेल्प से क्या क्वेश्चन कर सकता हूं, बोलो बोलो। ठीक है अगर मैं एग्जांपल ले लूं HCl, HCl में क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट बताओ कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 1 ग्राम के साथ कितना रिएक्ट करता है 35.5 ग्राम, मतलब मैंने क्लोरीन का भी निकाल लिया, मैंने ऑक्सीजन का भी निकाल लिया, ऐसे ही मैं Ag का भी निकाल सकता हूं, ठीक है। फिर मेरा एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट आ जाती है, वो स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट होती है वेट ऑफ सब्सटेंस, weight of substance which combines with which combines with which combines with displaces or give 1 gram 1 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen or 35.5 gram of chlorine or 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। तो ये मेरी डेफिनेशन हो गई इक्विवेलेंट वेट की, किसकी डेफिनेशन हो गई है, इक्विवेलेंट वेट की, समझ रहे हो। मैंने हाइड्रोजन की उत्तराधिकारी बना दिए बहुत सारे कि अगर तू ना मिले तो ये ले ले, ये ना मिले ये ले लो, ये ना मिले ये ले लो, समझ रहे हो, इक्विवेलेंट वेट की हो गई मेरी डेफिनेशन, बोलो समझ गए। जैसे मैंने अभी ऑक्सीजन को बनाया था, क्लोरीन को बनाया, ऐसे मैं सिल्वर का भी निकाल सकता था, समझ गए, बोलो बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। बेटा वो शॉर्टकट ही, हमें तो यूज तो शॉर्टकट करने हैं, ये तो डेफिनेशन है बेटा, यूज तो शॉर्टकट ही करने हैं। ये तो बस मैंने एक बार बोला है तुम्हें की बात, एक दिल की तसल्ली के लिए करवा रहा हूँ, कहीं मतलब कराया भी नहीं जाता, वैसे नहीं भी कराऊंगा तो चल जाता, ठीक है। बस जो बातें बताई है उसको समझना है, ठीक है, मैं इसलिए इस पर स्ट्रेस नहीं दे रहा, जो बच्चा इसके डीप में जाता है ना वो तबाह हो जाता है, ठीक है, इसके डीप में जाना ही नहीं है, हमें जो शॉर्टकट हमने सीखा है वही लगाना है, ठीक है। बोलो समझ गए, फटाफट बोलो।
बोलो क्लियर है? आगे बढ़े, चलो इतना ही हमें जाना है, इसके डीप में नहीं जाना। अब वापस अपने ट्रैक पर आते हैं, ठीक है, वापस अपने ट्रैक पर आते हैं। बस ये डेफिनेशन एक बार देखनी थी तुम्हें, इसलिए मैंने इतने एग्जांपल्स करा दिए, ठीक है, तभी मैं बोल रहा हूँ इसकी डीप में मत जाना। चलो एक आधा न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, ठीक है, चलो एक आधा न्यूमेरिकल कर लेते हैं सिंपल सा इसके बेसिस पर, ठीक है, वो भी तुम्हारे लिए फायदा ही है। इसके बेसिस पर एक आधा न्यूमेरिकल कर लो। लिखो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन में लिख लो चलो इसके बारे में, ठीक है। एक मेटल ऑक्साइड है जो 60% जिसके अंदर 60% मेटल है, ठीक है। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ये बेसिक डेफिनेशन है, ट्राई करके देखो। देखो सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या हो गया, एक अगर एक मेरी मेटल ऑक्साइड है, क्या है, एक मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मैं मान लेता हूँ 100 ग्राम है, मैंने मान लिया 100 ग्राम, समझ रहे हो, परसेंटेज अगर गिवन होती है मैं 100 से कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 100 ग्राम में 60 ग्राम मेटल है और 40 ग्राम ऑक्सीजन है। बोलो हाँ या ना, बोलो इतनी बात क्लियर है, इतनी बात तो क्लियर है, बोलो। अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं 40 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 60 ग्राम मेटल ऐड कर रहा है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो मुझे बताओ 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना होगा, 60/40। मुझे ऑक्सीजन कितना लेना होता है रिलेटिव देखने के लिए, ऑक्सीजन कितना लेता हूं जल्दी बोलो। अगर मुझे ऑक्सीजन से कंपेयर करना है 8 लेता हूं, तो मेरा 8 ग्राम अगर ऑक्सीजन आ जाएगा तो उसका कितना रिएक्ट करेगा, 60/40 इंटू 8, 8 1 जा 8 5 जा 5 1 जा 5 12 जा, तो आंसर क्या आ गया 12, मेरा इक्विवेलेंट वेट आ गया मेटल का। समझ गए, बोलो। ठीक है, सिंपल है। अब तुम एक मुझे कर दो, मैं तुम्हें दे रहा हूं एक मेटल ऑक्साइड है जिसमें मेरा मेटल है, मान लो मेरा मेटल है, कितना रख दूं, 30% मान लो। इक्विवेलेंट वेट निकाल दो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बता दो। सेम क्वेश्चन है, तुम्हें बताना है बस। बेटा 8 से इसलिए मल्टीप्लाई किया, बेसिक डेफिनेशन में जाओ। इक्विवेलेंट वेट की बेसिक डेफिनेशन क्या थी, वो वेट जो 8 ग्राम ऑक्सीजन या 1 ग्राम हाइड्रोजन या 35.5 ग्राम क्लोरीन या 108 ग्राम एजी के साथ रिएक्ट करता है या उसको डिस्प्लेस करता है। मुझे बताओ यहां पर अगर ऑक्सीजन है तो मुझे पता है, मुझे चेक करना है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जितना रिएक्ट करेगा वही मेटल का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। क्लियर है, बताओ, समझ गए जिसको भी समझ नहीं आया ये बात? ओके, अब ठीक है, देखो बिल्कुल सेम करना है इसमें भी। इसको मैं इधर कर देता हूं, ठीक है, इधर वाले पार्ट में। देखो मेटल ऑक्साइड है, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही ना, सिंपल है ना, ठीक है। उसको मैंने मान लिया 100 ग्राम, उसमें 30 ग्राम हो गया मेटल, 70 ग्राम हो गया ऑक्सीजन। तो मैंने क्या बोला, 30 ग्राम, जैसा लिख लो, ठीक है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे वैसे भी। तो मैं बोल सकता हूँ 70 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 30 ग्राम मेटल रिएक्ट करता है, ठीक है। तो 1 ग्राम के साथ कितना करेगा, 30/70। तो 8 ग्राम के साथ कितना करेगा, 30/70 इंटू 8। क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, बोलो। 3.42, 3.42 ग्राम, बोलो सबको क्लियर है? सिंपल है ना, कुछ दिक्कत तो नहीं लगी इसमें, आसान है ना। बस समझना है, दोबारा बोल रहा हूं, वो वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम क्लोरीन या 108 ग्राम एजी के साथ या तो रिएक्ट करे या उसको डिस्प्लेस करे या इतना प्रोडक्ट मिले। अब क्लियर है सबको? बेटा यही तो था इक्विवेलेंट वेट के लिए भाई, अब तुम फिर बोलो 16 से क्यों नहीं किया? अरे यार हद है तुम्हारी, 6 बार बोल चुका वो बात, सुन नहीं रहे। तुम्हारा ध्यान होता है क्वेश्चन पूछने में, सुनने में नहीं होता। आधे बच्चों को पता है क्या होता है,
बस लिखते जाएंगे, नोट बनाते जाएंगे, जो मैं बोल रहा हूँ सुनेंगे ही नहीं। अभी मैंने जो लाइन बोली है वो बोल रहा हूं मैं, और बच्चे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर यहाँ 16 क्यों नहीं लिखा, इसका मतलब सुन ही नहीं रहा, सुन नहीं रहा, फिर उसको डाउट आ रहा है। जब मैं बोल रहा होता हूं ना तो कोई टाइप ना किया करो, क्वेश्चन जब मैं रुक जाता हूं तो टाइप किया करो, ताकि मैं देख भी पाऊं। मैं इधर लिख रहा हूं, तुम इधर क्वेश्चन पूछ रहे हो, मुझे दिखेगा भी कैसे, ये तो सोचो ना। ठीक है, तुम टाइम वेस्ट कर जाते हो। जब मैं इधर देखूं तो मैं पूछूंगा तो मुझे आंसर, ठीक है, आज से यही किया करो। पूछ रहा हूँ यस तो 1 सेकंड लगता है, कुछ वो नहीं है यस लिखना। कोई क्वेश्चन होता है जो मैं पूछूंगा तो पूछा करो, मेरा ध्यान इधर है और तुम उधर क्वेश्चन लिख रहे होते हो। ठीक है, फिर वही ऑब्वियस सी बात है, मुझे देखिएगा कैसे, मेरी 2 आंखें पीछे नहीं है ना, मेरी आगे ही है, चारों की चारों। ठीक है, 2 ये रही, 2 मेरी ये रही, ठीक है, तो चारों मेरी आगे है तो पीछे नहीं है, इस वजह से। ठीक है, तो उसी टाइम पे लिखा करो। आगे बढ़े, बोलो। आ जाइए अब मेरे साथ। ठीक है, अब हम नॉर्मेलिटी पर चलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नॉर्मेलिटी पर। देखो, नॉर्मेलिटी के बारे में जानते हैं, अब सब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट टर्म है, बच्चे को समझ नहीं आती आसानी से, हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो नॉर्मेलिटी मैंने कल क्या बताया था, बताओ। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर था, बोलो पर लीटर था। तो मैं नीचे लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बोलो हाँ या ना। अगर मेरी कोई स्टेटमेंट होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर, तो मैं डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करता हूं, बोलो हाँ या ना। अभी तक यही करते हुए आ रहे हैं, मोलैरिटी में भी यही किया था, मोलैलिटी में भी। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं उसकी वॉल्यूम या उसके वेट से, जो पूछा होता है। समझ रहे हो इतनी बात? तो मेरा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ये बन गया, बोलो क्लियर है? बोलो सबको क्लियर है, जल्दी बोलो, बोलो बोलो। मुझे बताओ मोलैरिटी में क्या क्या होता था? मोलैरिटी में यहाँ पर क्या आता था, यहाँ पर मोलैरिटी में यहाँ पर क्या आता था? मोल आता था। तो ध्यान रखना, जो बातें जो जो रिश्ते बता रहा हूँ ना, यहाँ मैं रिश्ते बता रहा हूँ। चचेरे भाई है कोई, ठीक है, चचेरे भाई, चचेरे भाई कौन कौन है ध्यान से समझ लेना। जो इक्विवेलेंट्स है, ठीक है, इक्विवेलेंट्स और जो मोल्स है वो चचेरे भाई है। ठीक है, ये दोनों में चचेरे भाई है, मतलब जो काम अभी तक मेरा मोल कर रहा था वही काम मेरा इक्विवेलेंट करेगा, समझ रहे हो? ठीक है, जो काम मेरा अभी तक मोल कर रहा था वही काम इक्विवेलेंट करेगा। ठीक है, तुम अपने माइंड में यही लेके चलो कि वो मोल की तरह ही ट्रीट करना है। समझ गया, बोलो। अब दूसरी बात, उसके बाद क्या आता था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। बेटा इक्विवेलेंस बोल लो, इक्विवेलेंट्स बोल लो। ठीक है, या हम इसको ना कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, एन इक्विवेलेंट। सुनो, रिप्रेजेंट हम ऐसे भी कर देते हैं, एन के पैर में ई और क्यू लिख देते हैं, या कभी मैं डायरेक्टली इक्विवेलेंट भी बोल दूंगा। ठीक है, बस ये नोटेशन होगी, कई बार मैं ऐसे लिख दूंगा, कई बार ऐसे लिख दूंगा, मतलब सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का वो किसके इक्वल था, बोलो किसके इक्वल था, बोलो। सोचो सोचो सोचो, नोटबुक में मत देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, नोटबुक में मत देखो, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें क्या बताया था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस की अगर मैं बात करता हूं, वो किसका भाई है, जल्दी बोलो पहले, मेरी बात सुनो, सबसे पहले वो किसका भाई है? इक्विवेलेंट्स किसके भाई होते हैं, जल्दी बोलो भाई। मोल्स का भाई है। अगर मुझे मोल निकालने होते तो फॉर्मूला क्या होता था? मोल निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या होता था, जल्दी बोलो, मोल का गिवन मास बाय मोलर मास, बोलो आया। अगर मैं जैसे उसके भाई की बात कर रहा हूं, वो उसका डुप्लीकेट कॉपी है, ठीक है, मतलब ऐसे एक और कॉपी है उसकी, तो अगर मैं एन की जगह इक्विवेलेंट पुट कर देता हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा, सेम गिवन मास, नीचे क्या आ जाएगा, बोलो भाई, बोलो भाई, नीचे इक्विवेलेंट मास, बोलो, समझ गए? समझ गए? देखो, सेम चीज है, बस उन दोनों को रिलेट कर लिया करो। जब दिक्कत हो ना तो ग्राम इक्विवेलेंट बोल लो या इक्विवेलेंट बोल लो, ऐसे जैसे मर्जी बोल लो, उसका फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, या इक्विवेलेंट वेट बोलो, बोलो क्लियर है सबको फंडा? सबको फंडा क्लियर है? अगली चीज, अब इक्विवेलेंट मास क्या था, जल्दी बताओ, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास क्या है? मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, बोलो क्लियर है सबको?
सब क्लियर है? ठीक है, क्लियर है तीनों बातें? अब तो क्लियर हो गई, बोलो क्लियर है? मतलब इक्विवेलेंट मास और मोलर मास भाई भाई है। ठीक है, जैसे हम मोलर मास को ट्रीट करते थे वैसे इक्विवेलेंट मास को ट्रीट करना है, जैसे मोल्स को ट्रीट करते थे वैसे इक्विवेलेंट्स को ट्रीट करना है। ठीक है दोनों अलग अलग चीजें लेकिन उनको ट्रीट एक तरह से करना है। समझ रहे हो? बोलो, बोलो क्लियर है इतनी बात? अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। नॉर्मैलिटी को मैं एन से दिखाऊंगा। किससे दिखाऊंगा? एन से। बोलो समझ रहे हो? किससे दिखाऊंगा? एन से। तो मेरा जो एन हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? एन इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बोलो, अब मैं उसका फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं। इतनी बात क्लियर है? बोलो, लिख सकता हूं? बोलो फटाफट। अब मुझे बताओ, अगर मैं एन इक्विवेलेंट को मैं गिवन मास लिख सकता हूं तो डब्ल्यू लिख दूं। गिवन मास के लिए हम जनरली डब्ल्यू यूज करते हैं और इक्विवेलेंट मास के लिए हम ई यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ई। समझ रहे हो? तो मैं डब्ल्यू बाई ई लिख दूं, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, एन की जगह मैंने डब्ल्यू बाई ई लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत हो नहीं? एक ये मेरा फॉर्मूला बन गया। बोलो, बोलो क्लियर है? बोलो फंडा क्लियर है? ठीक है, तो मैं इक्विवेलेंट मास को ई से दिखा दूंगा और मोलर मास को एम से दिखा दूंगा। ठीक है, इसको हम ई से दिखा देंगे जनरल, इसको एम से। यहां मोलैरिटी मत ले आना, जहां मोलैरिटी आएगी मैं बता दूंगा उसका मतलब मोलैरिटी, या तुम इसको एमएम में लिख दो, बेटर रहेगा। ठीक है, तुम इसको एमएम में रहने दो वरना दिक्कत हो जाती है। ठीक है, मैंने क्या किया दोबारा सुनो। नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को हम एन इक्विवेलेंट लिख सकते हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैंने ये लिख दिया। उसके बाद एन इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख सकता हूं? गिवन मास डब्ल्यू बाय इक्विवेलेंट वेट ई लिख दिया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एज इट इज रहा। समझ रहे हो? अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, ध्यान से बताना, क्या अगर मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में हो जाएगा, किस में हो जाएगा? एमएल में, तो 1000 आ जाएगा ऊपर। बोलो आया ना? तो मेरा नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला बन गया ये। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? सिंपल है। फर्क क्या आया? मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता था? मोलैरिटी का देखो, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता था W इंटू 1000 बाय, ठीक है, मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल सेम है। देखो बस फर्क क्या आ गया, यहाँ ई आ गया, वहां पर एम होता था। समझ रहे हो? बोलो, यहाँ पर डब्ल्यू किसका होगा? सोल्यूट का। बोलो समझ रहे हो? तो मैंने वी लगा दिया। ठीक है, ये सोल्यूट क्या है तो मैंने बी लगा दिया। क्लियर है ना सबको? हाँ भी लिख रहा हूँ बेटा, वासु भी लिख रहा हूँ, भी लिख रहा हूँ, टेंशन ना लो। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसलिए मैंने यहीं पर लिख दिया इसको। बोलो इतनी बात क्लियर है? हाँ बेटा कर रहा हूँ, खुशी अभी कर रहा हूँ। मेन फॉर्मूला ये है इसलिए मैंने यहाँ पर रोका है। ठीक है, पुट करूंगा अभी, लेकिन हम यहीं से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जनरली। ठीक है, मेरी बात सुनो। मैं ई की जगह ये पुट कर सकता हूँ, कहां भाग गया अपना ये? ई की जगह एम एम बाय एन फैक्टर पुट कर सकता हूँ। बोलो, ई की जगह मैं मोलर मास बाय एन फैक्टर पुट कर सकता हूँ। बोलो, ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय, यहाँ क्या आ जाएगा? मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि होगा एमएल में। बोलो क्लियर है? ऐसे लिख सकता हूँ? बोलो, बोलो लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? जल्दी बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? ठीक है, अब मुझे बताओ, एन फैक्टर ऊपर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बोलो, एन फैक्टर यहां आ जाएगा। मुझे बताओ इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको, ये क्या होता है मेरा? ये मेरा क्या होता है? ये वाला ऊपर वाला बेटा, ऊपर वाला। ये देखो, ये रहा। क्या है ये क्या है? देखो सेम है बिल्कुल। मोलैरिटी, तो मेरा क्या बन जाएगा? मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। बोलो आया ना? ठीक है, एन फैक्टर ऊपर आ गया। ठीक है, एन फैक्टर ऊपर ले आओ। ठीक है, तो एन फैक्टर तो ऊपर आ जाएगा ना, ये तो यहां आ जाएगा। तो मेरा एक और फॉर्मूला क्या बन गया? नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ठीक है, ये चीज को जब तक तुम खुद नहीं करोगे ना तो समझ नहीं आएगा। समझ अच्छे से आ रहा होगा अभी,
लेकिन एक बार इसको खुद भी करना है। बोलो समझ गए सारे? सबको बात क्लियर है जो मैं कह रहा हूं? क्लियर है? बताओ। बोलो समझ गए? बोलो, बढ़े आगे। बेटा ये मोलैरिटी होती है ना, मैं थोड़ी लाया हूं अपने आप आई है। ये मोलैरिटी यही तो होती है, मैं अपने आप तो धक्के थोड़ी लाया हूं। आयुष देखो अपने आप ही आई है, मैंने थोड़ी किया कुछ। सोल्व करते करते अपने आप रास्ते में टकर गई, मैंने उसको पकड़ लिया बस। मैंने कहा भाई तेरा नाम तो मोलैरिटी है, चल तू अंदर, और ये मैंने एन फैक्टर यहाँ पे कर दिया। समझ रहे हो? बोलो। बेटा डब्ल्यू भी है वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, कितनी बार बता चुके हैं ये बात तो, कि हम बी जनरली सोल्यूट के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर डब्ल्यू भी है वेट ऑफ सोल्यूट। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बढ़े आगे। बढ़े आगे, जल्दी बोलो। ठीक है, तो रब कर दो इसको, रब कर दो, कर दो। चलो एक और बात समझ लेना। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में एक रिश्ता निकाल दिया। वो रिश्ता क्या है जल्दी बोलो? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। बोलो यही रिश्ता है, बोलो यही रिश्ता है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, मेरा एन इक्विवेलेंट जो आया है वो किसके इक्वल आया था? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट। बोलो हाँ या ना? यही आया, बोलो। ठीक है, मुझे बताओ इक्विवेलेंट वेट को मैं क्या लिख सकता हूं? इक्विवेलेंट वेट को मैं क्या लिख सकता हूं, जल्दी बोलो। इक्विवेलेंट वेट को मैं क्या लिख सकता हूं? मोलर मास बाय एन फैक्टर। बोलो। ठीक है, मुझे बताओ ये क्या होता है? ये क्या है बता दो? मोल्स है। ठीक है, तो क्या बन गया? मोल्स डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? एन फैक्टर। बोलो आया ना? यही बनेगा ना? सॉरी, डिवाइड बाय वो ऊपर जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा ये? मोल्स इनटू एन फैक्टर। बोलो, तो मेरा एन इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो गया? एन इनटू एन फैक्टर। बोलो सबको बात क्लियर है? बोलो सबको बात क्लियर है? बोलो क्लियर है? फंडा समझ गए सब? सबको फंडा समझ आ गया? अब मैंने दो तीन रिश्ते निकाल लिए, देखो। एक तो मेरा एन इक्विवेलेंट का रिश्ता आ गया, एक मेरा, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट का रिश्ता आ गया, मोलर मास बाय एन फैक्टर, और एक मेरा नॉर्मेलिटी का भी रिश्ता आ गया। ठीक है, वो क्या है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। बोलो क्लियर है? यही आया ना तीनों रिलेशन? बोलो यही आया है? ठीक है, तो हमें ये वाली बातें ध्यान रखनी है तीनों। ठीक है, अब इनके क्वेश्चंस करे, क्वेश्चंस। ठीक है, हाई लेवल वाले अभी नहीं कराऊंगा, ठीक है, वो चैप्टर में आगे जाकर कराऊंगा। अभी मुझे कुछ टर्म्स बीच में और सिखानी है। ठीक है, तो लेकिन हम एक बार थोड़े से कर लेते हैं। ठीक है, थोड़े से कर लेते हैं बीच में, जो समझने के लिए भी जरूरत है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वही बात आ जाती है, इसमें सारा जो मिक्सचर होता है वो दिक्कत देता है। तो अभी मैं, ठीक है, बिल्कुल स्लोली स्लोली करेंगे, ताकि तुम्हारे कंसेप्ट में दिक्कत ना आए। सुन रहे हो सारे? हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो मुस्कान? हाँ बेटा, वो तो जैसे मर्जी लिख दो, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सुनो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 solution containing
कंटेनिंग, ये हो गया 19.6 ग्राम H2SO4 in 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका आंसर दे दो। इसका आंसर दो। कर लिया? देखो सिंपल सा है, नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला क्या है मेरा, WB इंटू 1000 बाई इक्विवेलेंट वेट इंटू क्या हो जाता है मेरा, इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मुझे बताओ WB कितना है, 19.6 इंटू 1000, इक्विवेलेंट वेट H2SO4 कितना होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट मुझे पता है, मोलर मास बाय एन फैक्टर होता है। मोलर मास कितना होता है H2SO4 का, मोलर मास बताओ, मोलर मास कितना होता है 98, एन फैक्टर 2 कितना बन जाएगा 49। तो यहाँ पर 49 पुट कर दो, सबको समझ आ गया, ठीक है। मतलब ई यहाँ पर क्या आएगा 49, वॉल्यूम कितना है 250, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये कितने पर जाएगा, कितना बन जाएगा, यही आ रहा है बोलो, सबका यही आया, सबका यही आ गया बोलो। बोलो क्लियर है? एक और क्वेश्चन दूं? क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 ठीक है इन 100 ml 0.2 मोलर सॉल्यूशन। इसका आंसर दे दो, इसका आंसर दो। बेटा क्यों हम उसमें क्यों जाए भाई, मोलैरिटी क्यों निकाले जब नॉर्मेलिटी निकालना है, हमें लंबे चक्कर थोड़ी मारने हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है, सॉरी यहाँ पर नॉर्मल कर लेना, यहाँ नॉर्मल कर लो, यहाँ नॉर्मल कर दो, ठीक है। नॉर्मल कर दो इसको, पहले सिंपल कर दो। अगर ये है तो मुझे बताओ नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पूछा है, तो क्या हो जाएगा n इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। नॉर्मेलिटी कितने 0.2, वॉल्यूम कितने लीटर्स में 0.1, आंसर कितना आ जाएगा 0.02 इक्विवेलेंट्स। बोलो समझ गए? सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था। उसने इक्विवेलेंट्स पूछा है तो माइंड में चलाओ मुझे मोल्स निकालने हैं, मोल्स की तरह चलो, ठीक है। सॉरी सॉरी, समझ रहे हो? बोलो आगे बढ़े। बेटा वो इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट्स पूछा है मैंने यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट नहीं पूछा बेटा। बोलो क्लियर है? बढ़े आगे। बेटा मैंने 0.2 नॉर्मल दिया है, मोलर नहीं दिया, ठीक है। इसको ठीक कर लो, ठीक
ठीक है, नॉर्मल लिखो इधर, फिर यही आएगा। आगे बढ़े, बोलो। ठीक है, बेटा कुछ भी नहीं किया हरकिरत बेटा, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने एक ही चीज लगाई है कि मेरे से उसने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पूछा है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? एन इक्विवेलेंट। तो मुझे पता है नॉर्मेलिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम और इसका एक ही फॉर्मूला बताया, सबसे बेसिक वाला। ये गिवन है, ये गिवन है, इसको इधर ले गया बस। सौरभ बेटा, अब तुम्हारी डिस्कशन क्लास लगी तो है, कल और परसों, वेडनेसडे और थर्सडे को शायद केमिस्ट्री है तुम्हारी, है ना? डिस्कशन वाला तुम्हारा टाइम टेबल मिला तो है, उसके अंदर अब तुम्हारी हफ्ते में 2-2 दिन हो गई, और क्या चाहिए? समझ रहे हो? तो हमारी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी अब। ठीक है, वहां पर डाउट्स आराम से ले लेना जितने भी लेने। आगे बढ़े। ठीक है, इसको मैं एडवांस लेवल में थोड़े दिन बाद लेके जाऊंगा, पहले कुछ टर्म समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझ लो। ठीक है, कुछ टर्म समझाने जा रहा हूं मैं। हेडिंग डालो, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्वेश्चन नहीं, हेडिंग ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान रखना, ये दोनों चीजें अलग अलग है। दोबारा बोल रहा हूं, ये दोनों चीजें अलग है, लेकिन अभी के लिए तुम इसको सेम मान लोगे। क्या मान लोगे? सेम। दोबारा बोल रहा हूं, अभी के लिए इसको सेम मान लोगे, आगे जाके अलग कर दूंगा इनको। समझ रहे हो? बोलो। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बिल्कुल नया टॉपिक है तुम्हारे लिए, तुमने कभी सुना भी नहीं होगा, तो हर चीज को ध्यान से समझना। ठीक है, मुझे बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब सुनो क्या होता है। अगर मैं तुम्हें बोलता हूं एक NaCl है, क्या है? एक NaCl। मुझे बताओ NaCl में चार्ज क्या है? मुझे बताओ NaCl में चार्ज क्या है? NaCl को अगर मैं बोलूं इसमें चार्ज कितना होता है? ओवरऑल तो 0 है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको तोड़ दूं, ठीक है, पानी, तो मेरा चार्ज क्या आएगा? ठीक है, तो क्या होगा? Na में +1 आएगा, इस पे -1 आएगा। बोलो समझ रहे हो? बोलो समझ रहे हो? ये मेरा रियल चार्ज है, बोलो आया ना? ये रियल चार्ज है या नहीं है? क्योंकि यहां पर कंप्लीट ट्रांसफर होता है। बोलो आया ना? बोलो, यही हो रहा है, यहाँ पर +1 इसको आ रहा है, यहाँ पर -1 उसको आ रहा है। बोलो समझ रहे हो? रियल चार्ज है, वो एग्जिस्ट करता है, पानी में डालते हैं Na+ अलग होता है, Cl- अलग होता है, सबको पता है। बोलो आया ना? अब देखो, मैं अगर तुम्हें बोलूं CO2 में चार्ज बताओ कितना है, क्या बोलोगे? मैं CO2 में चार्ज, तुम कहोगे पागल हो गए क्या, पगला गए हो के? ठीक है, ये कोवलेंट कंपाउंड है। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड में काहे का चार्ज? आयनिक में तो फिर भी हम चार्ज बोल सकते हैं, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड में काहे का चार्ज? ऑब्वियस सी बात है, हम चार्ज तो आयनिक में डिफाइन करते थे, हम कोवलेंट में तो कोई चार्ज डिफाइन नहीं करते। कोवलेंट कंपाउंड सुन तो रखा ना क्या होता है? बोलो, कोवलेंट कंपाउंड सुन तो रखा ना क्या होता है? क्या होता है कोवलेंट कंपाउंड? 9th 10th में हल्का तो पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि यहां पर तो मैंने खुल खुल के बोल दिया, क्योंकि ये कंपाउंड मेरा आयनिक था, लेकिन ये तो मेरा कोवलेंट है, और कोवलेंट में अगर मैं बोल रहा हूं चार्ज इस पे, तो बात ही गलत हो गई, क्योंकि चार्ज तो डिफाइन ही आयनिक में होते हैं। समझ रहे हो? तो यहां पर क्या होता है, ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट किया जाता है। हाइपोथेटिकल, ध्यान समझना, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जो हम किस में यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कोवलेंट में, कोवलेंट कंपाउंड्स में। ठीक है, दोबारा सुन लो, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जो हम कोवलेंट कंपाउंड्स में यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक्चुअल में चार्ज नहीं होता, तो हम क्या मान लेते हैं? ध्यान से सुनो। ठीक है, हम मान लेंगे, हम क्या बोल देते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, हाइपोथेटिकल हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो बॉन्ड है वो पोलर है। क्या है? पोलर। सुन रहे हो? मैं एज्यूम क्या कर लेता हूं, मेरा बॉन्ड पोलर है, मतलब मैं उनको तोड़ सकता हूं। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ठीक है, मैंने मान लिया, अगर मैंने माना है, ध्यान से सुनना, तो एक बार पहले लिख लो, मतलब हाँ बेटा बताऊंगा, अभी बताऊंगा। बोलो, पोलर मतलब आयनिक मान लो। ठीक है, तुम इसको बॉन्ड पोलर बोल लो, ठीक है, या तुम इसको आयनिक मान लो। ठीक है,
मैंने मान रखा है बॉन्ड पोलर बोलो या आयनिक मान लो, एज्यूम किया है नहीं, ठीक है, एज्यूम किया, पोलर बोलो या आयनिक बोलो, समझने की बात है, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। पहले मुझे उसके लिए कंसेप्ट तुम्हें समझाना है, वो कंसेप्ट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किस किस को ये पता है बताओ पहले, पहले मुझे बताओ किस किस को ये वर्ड पता है, किस किसने वर्ड सुना हुआ है, सुना हुआ है, होता क्या है, होता क्या, ध्यान सुनो, मतलब पता है सबको, मतलब पता है, अगर मतलब पता है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी मेरी। नहीं बेटा वो नहीं है। अब देखो ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, मान लो एक मेरा ये बंदा खड़ा है, ठीक है, और मान लो एक बंदा मेरा ये खड़ा है, ठीक है, स्नोरलेक्स टाइप है ये, गुड्डा सा बना दिया मैंने, ठीक है, एक मेरा बंदा ये खड़ा है। सुनो ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, सुनो, मान लो, मान लो क्या था, सुनो मेरी बात सुनो, मान लो दोनों ने क्या करना है, दोनों ने फ्लैट खरीदना है, क्या बोल रहा हूं मैं, फ्लैट खरीदना है, ध्यान से सुनना, दोनों ने फ्लैट खरीदना है। अगर मैं बोलूं कि वो फ्लैट 10 लाख का, कितने का, 10 लाख, बोलो आया, 10 लाख का है, ठीक है, होगा क्या, मान लो 10 लाख का है, इसके पास कितने हैं, 5 लाख रुपए, इसके बाद भी कितने हैं, 5 लाख रुपए, ध्यान से समझना, ये भी 5 लाख रुपए लेके बैठा है, ये भी 5 लाख रुपए बैठे हैं। मुझे बताओ क्या ये अकेला लेने जाएगा, क्या इसको फ्लैट मिलेगा, हाँ या ना बोलो, जब ये अकेला लेने जाएगा क्या इसको फ्लैट मिलेगा, क्या ये अकेला लेने जाएगा इसको फ्लैट मिलेगा। फिर दोनों दिमाग लगाया, दिमाग क्या लगाया, अगर हम दोनों शेयरिंग कर ले, अगर हम एक कॉमन फ्लैट ले ले, 5 लाख तू दे 5 लाख तू दे, हम दोनों फ्लैट ले लेंगे, बोल रहे हो फ्लैट ले सकते हैं, फिर दोनों 5-5 लाख रुपए मिला दे तो फ्लैट ले सकते हैं। अब सोचो उन्होंने फ्लैट ले लिया, फ्लैट ले लिया तो दोनों का आधा आधा हिस्सा हो गया, बोलो। अब मैं क्या बोल सकता हूं, ये मैंने फ्लैट ले लिया है, ठीक है, ये मेरा फ्लैट है, ठीक है, मुझे बताओ, अगर मैं नॉर्मली बोलूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं नॉर्मली, मुझे बताओ इस ए बंदे का, ठीक है, इसका नाम रख देता हूं मैं बबलू, इसका नाम रख देता हूं मैं चिंटू, मुझे बताओ इस फ्लैट पर, ये जो मैंने गंदा सा फ्लैट बनाया है, इसका कितना परसेंट बबलू का हिस्सा होना चाहिए, इस फ्लैट पे कितना परसेंट बबलू का हिस्सा होना चाहिए, 50%। तो मतलब मैं बीच में से काट दूं, मतलब ये परसेंट इसका होना चाहिए, इतना परसेंट दूसरे का होना चाहिए, बोलो क्लियर है, बोलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अगर दोनों ने 5-5 लाख रुपए मिलाए हैं तो आधा घर उसका होना चाहिए, आधा घर उसका होना चाहिए, समझ रहे हो। तो अब हुआ क्या, दोनों ने घर लिया, दोनों ने बोला हम आधे आधे पैसे मिला रहे, घर ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो, उसके बाद काम क्या आया, ध्यान सुनना, तुम्हें पता है लोग तो भाई बेईमान होते हैं, बहुत बेईमान होते हैं। सुनो सुनो, अगर अगर ध्यान से सुनो, अगर ये भी बबलू भी ऐसा होता, चिंटू भी ऐसा होता, बबलू भी चिंटू भी, मुझे बताओ इन दोनों में अगर मैं बोलूंगा कौन जीतेगा, आंसर है कोई नहीं, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है। मतलब अगर मान लो लड़ाई हो जाए दोनों की, अगर लड़ाई हो जाए कि भाई कौन फ्लैट रखेगा, भाई मैं तो पूरा लूंगा, वो कहेगा बेटा जितनी पावर तेरे में मेरे में भी उतनी पावर है, हम दोनों ट्विंस है, अगर ट्विंस है तो कोई जीत नहीं सकता, दोनों में बराबर शक्ति है, तो एंड में रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं घर अभी भी 50-50 रहेगा, बोलो हाँ या ना, अभी भी दोनों 50-50 रहेगा इस केस में, क्योंकि दोनों में बराबर शक्ति है, अगर लड़ाई भी हो गई तो भी 50-50% रहने वाले। लेकिन अब यहाँ आ जाओ, यहाँ बबलू बेचारा तिल्ली जैसा और ये गब्बर टाइप, दोनों की लड़ाई हो गई, लड़ाई क्यों होगी, ऑब्वियस सी बात है, ये अपने आप को शक्तिशाली समझ रहे, कह रहा बेटा तब तो मुझे मजबूरी थी कि भाई मुझे तो सब घर लेना पड़ गया, लेकिन अब मेरी काय की मजबूरी, भाई मैं तो एक बार घर लेना था, अब मैं तुझे असली रंग दिखाता हूँ, मैं तुझे असली रंग दिखाता हूँ। ये चिंटू क्या कहेगा, चिंटू कहेगा बेटा चल थोड़ा सा साइड में हो ले, थोड़ा सा साइड में हो ले, हल्का धक्का मारेगा उसको। मुझे बताओ अब क्या होगा, अब जो मेरा चिंटू है वो 50% से ज्यादा शेयर ले लेगा, बोलो आया, वो 50% से ज्यादा शेयर ले लेगा, पूरा तो नहीं ले पाएगा, वो फिर कोर्ट केस वगैरह हो जाएगा, लेकिन ये बोल सकता हूँ कि बंटवारा 50-50 नहीं होगा, बोलो आया ना, बोलो। इसका मतलब चिंटू ने पहले तो जब बॉन्ड बना बराबर बराबर पैसे दिए, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद, बॉन्ड बनने के बाद चिंटू ने धोखेबाजी की। धोखेबाजी क्यों की, क्योंकि उसको लगा भाई मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ, सुन रहे हो, ज्यादा शक्तिशाली हूं, मैं दूसरे वाले को धक्का मार सकता हूं और आधा घर अपनी तरफ ले सकता हूं, बोलो समझ रहे हो। इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, दो बंदे पहले मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे, सुन रहे हो, मान लो जैसे
एक हाइड्रोजन है और मान लो एक क्लोरीन है। क्लोरीन के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 7 होते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 होता है। तो दोनों ने सोचा भाई मिलके एक बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, हम दोनों को जरूरत है एक एक इलेक्ट्रॉन की, समझ रहे हो? तो दोनों ने एक बॉन्ड बना लिया। अब हाइड्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, देखो शेयरिंग करके इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो ये तो खुश हो गया, इसको 2 ही चाहिए होते हैं। क्लोरीन के कितने हो गए? 8 हो गए, दोनों खुश हो गए, दोनों भाई मजे की जिंदगी सोच रहे जिएंगे। लेकिन जैसे ही ये बॉन्ड बन गया, उसके बाद क्लोरीन अपनी औकात पर आ जाएगा। क्लोरीन कहेगा बेटा बॉन्ड तो तूने बना लिया, आज तक जीने नहीं दूंगा। हमने जब बॉन्ड बनाया था, हमने बॉन्ड बनाया था तो इस कंडीशन पर बनाया था कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर में रहेंगे। लेकिन मुझे बताओ क्या क्लोरीन, क्लोरीन अगर मैं तुम्हें बता दूं ज्यादा शक्तिशाली है, तो मुझे बताओ दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले जाएंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन थोड़े से किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? क्लोरीन की तरफ। मतलब 50 से थोड़ा परसेंट अब इधर आ जाएंगे। कितने आएंगे उसकी टेंशन नहीं लेनी, लेकिन थोड़े से उसकी तरफ चले जाएंगे। इसका मतलब मैं ये वर्ड बोल सकता हूं कि क्लोरीन ज्यादा शक्तिशाली हाइड्रोजन से, बोलो क्लोरीन ज्यादा शक्ति, या केमिस्ट्री टर्म्स में बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेगा। बोलो इतनी बात समझ गए? बोलो इतनी बात समझ गए? बोलो क्लियर है? ठीक है, बोलो क्लियर है? ठीक है, समझ गए? अब देखो इसका मतलब सारा खेला किसका है? सारा खेला किसका है? जल्दी बोलो, सारा खेला किसका है? सारा खेला किसका है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। समझ रहे हो? सारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेला है। अब जो लिखना है पहले लिखवा देता हूं, इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो, ठीक है, ये तो मैंने सारा बताया। अब लिखना क्या है वो लिख लो, ठीक है, जो जिसने लिखा अच्छी बात है, मैं तो समझाया था। जो लिखता है मैं तो वही बेस्ट नोट्स मानता हूं उसको, जो इन बातों को भी अपने आप लिखता है, ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, अभी तो मैं रब कर रहा हूं, जिसने लिखना था वो लिख लिया होगा, ठीक है। अब जो मैं बातें बोलना चाह रहा हूं वो लिख लेना। हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले लिख लेना इट इज, इट इज अ कंप्लीटली हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। इट इज, लिख लो, चलो मैं लिख देता हूं, इट इज कंप्लीटली अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। ये मैं स्टार्टिंग में इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि इसकी डेफिनेशन थोड़ी पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर लिख लो फॉर आयनिक कंपाउंड्स, फॉर आयनिक कंपाउंड्स लिख लो द ऑक्सीडेशन नंबर, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट is the charge, is the charge on it in the given compound। एक्चुअली में हम इसके लिए वर्ड भी ऑक्सीडेशन स्टेट यूज नहीं करते, हम सीधा चार्ज बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आयनिक के लिए बोल देते हैं कई बार कि Na का +1 में है, ठीक है, वैसे वो चार्ज है एक्चुअली में, ठीक है। एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल NaCl, ठीक है, जहां पर Na पे कितना है +1 और Cl पे कितना है -1। बोलो समझ गए? ये वाली सारी बातें समझा चुका हूं, बस लिखवा रहा हूं। अगला लिख लो फॉर कोवेलेंट कंपाउंड, फॉर कोवेलेंट कंपाउंड। अब कोवेलेंट कंपाउंड के लिए लिख लो इफ, चलो लिख के देता हूं, इफ all the bonds, if all the bonds of a compound are assumed, are assumed to be perfectly ionic, to be perfectly ionic, then the algebraic sum,
then the algebraic sum of charge developed on an atom is known as oxidation number of that atom in the particular compound. पहली बार मैं तुम्हें थ्योरी लिखवा रहा हूँ ना इतनी, इसलिए लिखवा रहा हूँ तुम्हारे लिए नई चीजें, तो थोड़ी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। ठीक है, वैसे थ्योरी नहीं भी लिखवाऊंगा चल सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत तो लिखनी चाहिए जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, तो मुझे भी पता है, ये ना सोचा करो सर लिखवाते नहीं कुछ, जहां पर मुझे लगता है जरूरत है वो मैं लिखवा भी देता हूँ। ठीक है, जहां से मुझे लगा कि भाई बिल्कुल नई चीज है तुम्हारे लिए, तो मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, और ये समझना भी जरूरी है। नोट कर लिया सबने? फटाफट बताओ। चलो ऊपर वाला तो कर ही लिया होगा, ऊपर वाला अब कर रहा हूं। बेटा अभी के लिए तुम इसी को ऑक्सीडेशन स्टेट भी मान के चल सकते हो। ठीक है, ठीक है, बोलो। एलजेब्रिक सम है ना? अरे एलजेब्रिक भाई फीलिंग्स पर जाएगा यार। अभी बताता हूँ वासु, अभी उस पर आने वाला हूं। पहले मैं बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। अब सुनो ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक जनरल ही ले रहा हूँ, ठीक है, जनरलाइज करके कर दूंगा सारा। देखो तुम्हें बुक्स में ना बहुत सारे रूल्स मिलेंगे कि भाई ये हो तो ये ले लो, ये हो तो ये लो। हमें रूल्स पे जाना ही नहीं, हम जनरल समझ लेंगे, क्योंकि रूल्स फिर 8-10 हो जाते, याद करते करते पागल हो जाओगे। ठीक है, हमें उसको रट्टा तो मारना ही नहीं, हम समझते हो चलेंगे। अगर जनरलाइज समझ गए तो तुम हर जगह लगा लोगे। ठीक है, वो फिर ऐसा लगता है कि थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ के करो तो बढ़िया है। ध्यान सुनो, अगर मैं जनरलाइज कर दूं, मान लो मेरा एक ए एटम है और एक ए है। ठीक है, एक मेरा ए है और एक ए है। मुझे बताओ ए और ए भाई भाई है, आइडेंटिकल है, बोलो ट्विंस है, बोलो हाँ या ना। मुझे बताओ ट्विंस है, ट्विंस है। मुझे बताओ अगर ये ट्विंस है, मुझे बताओ जल्दी बताओ, अगर ये ट्विंस है तो अगर जब इन्होंने बोन बनाया 50-50 कंट्रीब्यूशन किया होगा, बोलो जुड़ो है। ठीक है, 50-50 कंट्रीब्यूशन। अब जब उनके टूटने की बारी आएगी, क्या कोई खींच पाएगा एक दूसरे से? दोनों बराबर है, तो जब दोनों की गुद्दम गुद्दी होगी तो क्या कोई ऐसा होगा जीतेगा? कोई नहीं जीतेगा, क्योंकि दोनों की बराबर शक्ति है। मुझे बताओ अगर मैंने इसको आयनिक मान भी लिया, अगर आयनिक मान भी लिया, तो मैं ये बोल सकता हूं जब ये टूटेगा, ठीक है, तो इसको भी जीरो ही मिलेगा, इसको भी जीरो मिलेगा, दोनों को ठेंगा ठेंगा मिलेगा, क्योंकि टूटने के बाद ना इसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है ना उसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो मेरा नेट रिजल्टेंट है वो 0-0 रहेगा। बोलो समझ रहे हो? बोलो समझ रहे हो? मुझे बताओ अगर ये हो जाता ए डबल बॉन्ड, क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या ही फर्क पड़ेगा कोई? ठीक है, अभी भी क्या होगा? अभी भी यही होगा कि इसको भी जीरो, इसको भी जीरो। अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, कोई कुछ उखाड़ सकता है इनका? अभी जब मैं इसको तोड़ूंगा, इसको भी जीरो, इसको भी जीरो। बोलो समझ रहे हो? अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने ए लिख दिया और एक बी लिख दिया। अब मुझे बताओ क्या ये ट्विंस है? क्या ये ट्विंस है? और बी आंसर है नहीं, ट्विंस तो नहीं है। ठीक है, और मैंने मान लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जो बी है वो ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। मतलब जो मेरा बी है वो गब्बर है, गब्बर मतलब ऐसा था। ठीक है, 3 पैर बन गए। ठीक है, कोई बात नहीं। और ये मेरा सुक्कर्स है, ठीक है, मेरा ए है, ये बी है, तो तुम ऐसे रिलेट कर सकते हो। समझ रहे हो? बी मेरा मोटू है मान लो, तो मैं इसको बना भी ऐसा देता हूं ताकि तुम्हें फील आए। ठीक है, तुम्हें फील कराने के लिए मैं लिख भी ऐसे देता हूं। ठीक है, ए मैं एक पतलू सा बना देता हूं, ठीक है, और मैं बी एक मोटू सा बना देता हूं। ठीक है, यहाँ पे मोटापे से मतलब नहीं होता, यहाँ पर ये मत सोचना मोटापन दिखा रहा हूं, मैं स्ट्रॉन्ग दिखा रहा हूँ यहाँ। समझ रहे हो? तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर।
यहाँ पे मोटापे में मत जाना, समझ रहे हो? तो मोटापे में मत जाना, बस ताकतवर पर जाना, ठीक है? मोटापा अलग चीज हो जाती है, मोटापे का ही फोके भी होता है, सुनते हैं ना, इतना मोटा जान है नहीं, फोका है, बोल देते हैं ना, ठीक है? तो मैंने इसको ऐसा विजुअलाइजेशन दिया है बस कि बी ज्यादा ताकतवर है। अब मुझे बताओ, जब ये बॉन्ड टूटेगा, मुझे बताओ, नेट बी खींचेगा, बोलो, नेट बी खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो मुझे बताओ इसका मतलब अगर एक बॉन्ड टूट रहा है तो -1 इस पे आएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खींचा है, +1 इस पे आ जाएगा, बोलो समझ रहे हो? ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, अगर एक बॉन्ड टूट रहा है तो +1 और -1 ही आता है, समझ रहे हो? बोलो। अच्छा 1 से 2 तक क्लास थी, मुझे लगा 2:15 तक है, बोलो इतनी बात समझ लो बस। अब मान लो मेरा एक ए ये है और मेरा डबल बॉन्ड भी है, मुझे बताओ जब ये बॉन्ड टूटेंगे, मुझे बताओ जब ये बॉन्ड टूटेंगे ए पे कितना चार्ज आएगा, मुझे बताओ जब ये बॉन्ड टूटेंगे ए पे कितना चार्ज आएगा? ऑब्वियस ही बात है, एक बॉन्ड टूटेगा तो +1, फिर दूसरा बॉन्ड भी टूटेगा +1, तो टोटल कितना हो जाएगा? +2। इस पे कितना आएगा? -2। बहुत बढ़िया, तुम तो सीख गए। ठीक है, अब मुझे मान लो एक ए है और एक ए बी है, अब इस पे बताओ ए पे कितना आएगा? ए पे +3, बी पर -3, बोलो क्लियर है? ये देखो मैंने एज्यूम किया है कि आयनिक है, और आयनिक एज्यूम करके मैंने तोड़ा है, समझ रहे हो? एक बॉन्ड तोड़ूंगा तो प्लस और माइनस ही टूटता है हमेशा, समझ रहे हो? बोलो क्लियर है? तो इसमें ए की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +2, बी की क्या होगी? -2। यहाँ ए की कितनी होगी? +3, बी की -3, यहाँ बी की कितने? -1, यहाँ है +1, समझ रहे हो? यहाँ पे साइन लेके चलना होता है, क्लियर है? बोलो। ठीक है, बाकी कल करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग खेला ये, कल मैं तुम्हें वो सिखाऊंगा इंटरेस्टिंग खेला कहाँ है ये, ठीक है? मैं इसको बुकिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ाने वाला कि भाई इसको रूल्स याद रखो, हम ठीक है कंसेप्ट समझ के करेंगे, ठीक है? चलो ओके, हाँ कराऊंगा, टेंशन ना लो।